नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी पाठ संचयन पाठ्यक्रम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी नशा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित। कहानी में इस बात को दर्शाया गया है कि प्रजातंत्र आने के पहले, लोकतंत्र आने के पहले हमारे भारतवर्ष में हम भारतीयों की मानसिकता बहुत कुछ हद तक अंग्रेज़ों की ही देन थी। अंग्रेज़ों में ये प्रवृत्ति थी कि वो गरीबों का शोषण करते थे, वो उनका खून चूसते थे, हर तरह की यातना उन्हें देते थे। बहुत कुछ हद तक हम भारतवासियों के अंदर भी, जिसके पास पैसा था, जिसके पास जागीर था, ज़मींदारी थी, ऐसे लोग अपने से छोटे वर्ग, नीचे वर्ग के लोगों को सताते थे, उनका शोषण करते थे और ज़मींदारी और जागीरदारी का नशा और मादकता उनके सिर चढ़कर बोलता था। इस कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हमारे सामने दो चरित्र ले आते हैं। ज़मींदारी की तरफ से उसका प्रतीक के चिन्ह के रूप में ले आते हैं ईश्वरी को। ईश्वरी एक चरित्र है जो कि एक ज़मींदार का बेटा है और वह अपने ज़मींदारी और अपनी जागीरदारी के नशे में चूर रहता है। थोड़ा-सा अगर उसके सामने उसके नौकर उसके साइकिल की सफाई अगर कम कर दें या सही समय पर उसका बिछावन ना लगे या उसकी बात ना सुने, तो वो पीछे नहीं हटता था उन्हें डाँटने, चिल्लाने और उन्हें डपटने में। दूसरी ओर उसी का मित्र, ईश्वरी का मित्र वीर है, जो कि एक छोटे से कंपनी में काम करने वाले क्लर्क का बेटा है, जिनकी मासिक आय बहुत थोड़ी-सी है और वीर की मानसिकता गरीबी वाली है, लेकिन गरीबी की मानसिकता के बावजूद भी वो जागीरदारों और ज़मींदारों के जो कमियाँ थी, उनको उजागर करने से पीछे कभी नहीं हटता है। अपने मित्र ईश्वरी की मुँह पर ही उसकी बुराई कर दिया करता था कि तुम अमीर लोग, तुम जागीरदार लोग खून चूसते हो गरीबों का, उन्हें यातना देते हो, उन्हीं के बलबूते पर तुम्हारा ये जागीर, तुम्हारी ये ज़मींदारी प्रथा चलती है। इस बात से ईश्वरी परेशान नहीं होता था, नाराज़ भी नहीं होता था, बात को मुस्कुरा कर टाल दिया करता था, क्योंकि दोस्ती को महत्व देता था। कहीं न कहीं उसे शायद ये पता भी चलता था कि ये जो दलीलें दे रहा है मेरा मित्र वीर, वो दलीलें शायद सही भी हैं, क्योंकि वो अपने पक्ष की कमज़ोरी भी जानता था। ले देकर दूसरी तरफ वीर भी इस बात को समझता था और कहता था कि कह रहा है कहानी में कि शायद अगर ईश्वरी मेरी जगह रहता तो भी वो इसी तरीके से भोगी और विलासी रहता, क्योंकि वो प्रवृत्ति से ही इस तरह का एक अमीरी का उसके अंदर एक हाव-भाव है और मैं शायद अगर उसके यहाँ ज़मींदार परिवार में पैदा हुआ होता तो भी मैं इसी तरीके का गरीब और लाचारी में बातचीत करने वाला एक व्यक्ति होता। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, यानी कि मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे आप मुंशी प्रेमचंद जी मत समझिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि लेखक ने अपने लिए कहा है। वीर इसमें जो है वो मैं अपने आप को संकेत कर रहा है मैं के ज़रिए। कहानी आगे बढ़ती है। एक बार दशहरे की छुट्टियाँ आती हैं और ईश्वरी वीर को अपने यहाँ ले जाने का प्रस्ताव रखता है उसके सामने। ईश्वरी के सामने वीर के सामने सॉरी माफ़ कीजिएगा, वीर के सामने यह एक अच्छा मौका था, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि छुट्टियों में कॉलेज में रहकर करेगा क्या? अपने गाँव अगर जाना चाहे तो उसे भाड़े, किराए में जो पैसे खर्च होंगे, वह जानता था कि मेरे माता-पिता जो मेरे ऊपर खर्चते हैं, जो मुझे पैसे देकर पढ़ाते हैं, इतने बड़े विश्वविद्यालय में, प्रयाग में, इलाहाबाद में, हॉस्टल में मुझे रखते हैं, मुझे खर्च देते हैं, वो सब मेरे माता-पिता की हैसियत के बहुत ही बाहर था। तो वह छुट्टियों में अपने गाँव जाकर बहुत सारे पैसे का व्यय नहीं करना चाहता था, खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ईश्वरी उसे सावधान करता है कि अगर तुम हमारे गाँव चलते हो, हमारे ज़मींदारी प्रथा को देखने, हमारे यहाँ रहने, हमारे साथ छुट्टियाँ बिताने, हम लोग वहाँ रहकर पढ़ाई भी कर लेंगे। अगर चलते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़मींदारों के हाव-भाव में वहाँ तुम्हें रहना होगा और कभी भी ऐसा वहाँ महसूस मत होने देना कि सभी वर्ग के लोग बराबर होते हैं। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे, तो हमारे घर के जो नौकर-चाकर हैं, उनका हाव-भाव में परिवर्तन आएगा, हमारे घर के बड़े बूढ़े-बुज़ुर्ग भी नाराज़ होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की प्रथा है कि जो आसामी होते हैं, घर में काम करने वाले लोग होते हैं, वह उसी के लिए ही पैदा हुए हैं और हम जो ज़मींदार हैं, वो उनके ऊपर रुआब दिखाने के लिए ही पैदा हुए हैं और वो हमारी दास्ता स्वीकार करने के लिए और हम उनका स्वामित्व स्वीकार करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन वीर इस बात को मानता नहीं है, कहता है तुम क्या समझते हो मैं बदल जाऊँगा? मैं तब भी तुम्हारा विरोध करूँगा। मैं तब भी तुम्हें कहूँगा कि तुम खून चूसते हो गरीबों का और तुम लोग अपनी ज़मींदारी का हाव-भाव दिखाकर गरीबों का शोषण करते हो, मैं तब भी कहूँगा।
ईश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर बात बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। इसके बाद फिर जाने की तैयारियां होती हैं। दोनों ही यात्रा की उत्तेजना में स्टेशन पर बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में दोनों बैठकर रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ जो खानसामे हैं, यानी कि बावर्ची या फिर वेटर, उन लोगों की तमीज़ तहज़ीब की काफ़ी प्रशंसा करता है ईश्वरी, और वीर इन बातों को देख रहा होता है कि किस तरीके से वहाँ के कर्मचारी, वेटर, खानसामे सारे लोग ईश्वरी को तो सलाम ठोक रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान भी ना देते थे। और वीर ने इस बात का एक अंदाज़ा लगाया कि इन खानसामों को जो इनाम और इकराम मिल जाता है, यानी कि जो बख्शीश के रूप में जो इन्हें पैसे मिल जाते थे, उतनी तो शायद हमारे पिताजी का महीने भर का आय भी नहीं था। और खाना खाने के बाद जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तो ईश्वरी ने भी 50 पैसे अठन्नी उन्हें बख्शीश में दे दिया। उस ज़माने की अठन्नी बहुत मायने रखती थी। यह करीब कहानी 1910 से 20 के बीच में लिखी गई कहानी है। तो वीर को उसी वक्त से ये पता चल जाता है कि दौलत का नशा क्या है, कि पैसे खर्च करने वाला हमारा मित्र ईश्वरी है। उसके पहन पहनावे, हाव भाव को देखकर किस तरीके से खानसामे और होटल में कर्मचारी सभी लोग उसको प्रणाम और सलाम कर रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मैं जब बुलाता भी था तो हमारी तरफ बड़ी मुश्किल से आते थे या एक उपेक्षा की दृष्टि से हमें देखते थे। खैर, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सेकंड क्लास में बैठे। सेकंड क्लास कंपार्टमेंट जो था ट्रेन का, उसमें बैठे, और उसमें गाड़ी जब प्रयागराज से चलती है तो सीधा पहुँचती है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जब स्टेशन पर हम लोग रुके तो हमारे हमारे कुप में जो हमारी रिज़र्व वो कुप था, उसके अंदर एक आदमी घुसता है। उस आदमी का भी हमारे ही साथ बीच का मिडिल बर्थ उसके लिए तय था, उसे वहीं बैठना था। जब वो अंदर आता है तो कुछ न कुछ ईश्वरी का जो हाव भाव था वो मेरे अंदर स्थानांतरित हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था, और मेरे अंदर भी वह नशा थोड़ा थोड़ा जन्म लेने लगा था, दौलत का नशा। हालांकि मैं एक फूटी कौड़ी का भी मालिक नहीं था, लेकिन ईश्वरी की संगति से मैंने उस आदमी को कहा, जैसे ही वो मेरे कुप में प्रवेश किया, मैंने कहा, अरे भाई ऐसे कैसे चले आ रहे हो, ये सेकंड क्लास है। उस आदमी ने हमको बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा और देखने के बाद कहा, जानता हूँ इस नाचीज़ को भी पता है कि ये सेकंड क्लास है और हमारी सीट इसके अंदर है। ऐसा कहने के बाद मैं तो बहुत ही लज्जित हो गया, मैं बहुत ही दुखी हुआ मेरे इस कारनामे पर, मेरे इस वक्तव्य के ऊपर। खैर, और रात भर ट्रेन चलने के बाद सुबह सुबह पहुंच जाती है वह मुरादाबाद। गाड़ी से उतरते ही ईश्वरी के नौकर चाकर हमें घेर लेते हैं हमारा स्वागत करने के लिए। 2 वयस्क व्यक्ति थे, उम्रदार, एक का नाम था रियासत अली और एक का नाम था राम हरक, और 5 बेगार थे, यानी गुलाम, हमारा सामान ढोने के लिए आए थे। और फिर राम हरक और रियासत अली दोनों ही बड़े ही आश्चर्य के नज़र से मुझे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस हंस के साथ मैं कौवा कहाँ से आ गया। दोनों ने आपत्तिजनक तरीके से पूछा कि ईश्वरी बेटा, क्या ये आपके साथ ही रहते हैं? ईश्वरी ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे साथ ही नहीं रहते हैं, ये हमारे साथ पढ़ते भी हैं। यूँ कहिए कि इनकी वजह से ही मैं प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, वरना मैं कब का लखनऊ चला आया होता। बड़ी विनती करने के बाद तब ये हमारे यहाँ आने को तैयार हुए हैं। इस बार छुट्टियों में इनके गांव से, इनके घर से बार बार तार आ रहा था, संदेशा आ रहा था इन्हें बुलावे के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारी प्रार्थना से इनके घर वाले रुके हैं और बड़ी मुश्किल से इनको यहाँ पर लेकर मैं आया हूँ। फिर भी रियासत अली ने कहा, लेकिन जनाब का कपड़ा लत्ता तो देखकर लग रहा है कि बड़े सीधे साधे लिबास में है, ऐसा क्यों? तुरंत फिर ईश्वरी सामने प्रस्तुत होकर हमें हमारी बचाव कर रहा था। उसने कहा कि जनाब, ये जो कुंवर जी हैं, ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और गांधी जी के ही उसूलों पर चलते हैं। खद्दर का कपड़ा पहनते हैं, एकदम प्योर सूती, और कोई दिखावा नहीं है। 2.5 लाख का सालाना इनका रियासत है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टर्नओवर। 2.5 लाख का टर्नओवर बच्चों, उस ज़माने में 2.5 लाख का मतलब होता है आज के ज़माने का कई सौ करोड़ का टर्नओवर। इतने अमीर आदमी हैं, इतने सीधे साधे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने वीर के बारे में ऐसा सब कुछ बताया अपने लोगों को, अपने आदमियों को। लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। रियासत अली ने तब वीर की तुलना एक महाराज कोई चांगली थे उनके साथ की। महाराज चांगली कोई ऐसे राजा थे जो बेगारों के साथ, गुलामों के साथ घुल मिलकर गुलामी करते थे, लेकिन उनके पास इतना धन था किसी को पता नहीं चलने देते थे। फटा हुआ जूता,
मामूली से कपड़े पहनकर घूमते थे और उस ज़माने में 10 लाख रुपया देकर उन्होंने एक कॉलेज खुलवा दिया। उस वक्त का 10 लाख कई 100 करोड़ आज का है। तो ये सब कह के वीर की बड़ाई की गई और उनको प्रस्तुत किया गया कि वो एक बहुत बड़ी रियासत के कुंवर जी हैं, ताकि ईश्वरी के यहाँ काम करने वाले लोग उपेक्षा की दृष्टि से वीर को ना देखें। कहानी आगे बढ़ती। स्टेशन से आगे निकलते ही, बाहर निकलते ही बेगार इनके सामानों को उठा लेते हैं और ये दोनों ही लड़के वीर और ईश्वरी घोड़े की सवारी करते हुए अपने घर पहुंचते हैं, ईश्वरी के घर। घर तो देखकर वीर की आंखें चौंधिया जाती हैं। इमाम बाड़े की तरह से बड़ा सा दरवाज़ा, किले की तरह उसका मकान, किले के सामने नौकर चाकर पहरेदार सब दिखाई दे रहे हैं। नौकरों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। अंदर जाकर इनका परिचय करवाया ईश्वरी ने, अपने पिताजी, अपने ताऊ, अपने चाचा, घर के नौकर चाकर सभी लोगों से इनका परिचय हो गया। सभी लोग बड़े हैरानी की दृष्टि से इन्हें देख रहे थे। हर बार वीर के बारे में ईश्वरी उसी तरीके से अतिशयोक्ति के साथ उसकी बड़ाई किया करता था। और जब थोड़ा एकांत हुआ तो एकांत होने के बाद वीर ने उससे बातचीत की कि भाई तुम हमारे बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात क्यों कह रहे हो। हालांकि वीर को अच्छा लग रहा था ये सब कुछ सुनना। धीरे धीरे उस कल्पना में अमीरी को वह महसूस करने लगा। वह नशा धीरे धीरे अब वीर के ऊपर भी चढ़ना शुरू हो गया था। तब ईश्वरी ने जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हमारे नौकर चाकर तुम्हें महत्व नहीं देंगे, तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं वो लोग। ये लोग ऐसे ही हैं, जब तक इनके सामने एक समा नहीं बांधोगे अमीरी का और कड़क मिजाजी का, तब तक ये तुम्हें महत्व नहीं देंगे। खैर, अमीर के घर पहुंचने पर अमीरी का नशा वीर के ऊपर भी आ ही चुका था। अब नहाते वक्त भी कोई कहाँ आ जाता था शरीर को मल मल कर नहलवाने के लिए, पानी डालने के लिए ऊपर से। आराम करते वक्त खाट पर कोई न कोई नाई आ जाता था जो हाथ पाँव की मालिश कर दिया करता था। नहा कर कपड़े वहीं छोड़ दो, धोने वाला कोई और है। यहाँ तक कि खाना खाने पहुँचो तो उसके पहले पाँव धुलवाओ, हाथ धुलवाओ, वो भी कहाँ तैयार रहते थे। खाना जल्दी हो जाया करता था। पढ़ाई लिखाई तो वहाँ हो ही नहीं रही थी। पूरा समय सैर सपाटे में चला जाता था। ईश्वरी और हमारे इर्द गिर्द, हमारे यानी वीर के इर्द गिर्द तमाम नौकर चाकर घूमते रहते थे। बस एक आवाज़ लगा दो, तुरंत हर चीज़ सामान हाजिर। इस तरीके से उस नशे का आनंद वीर भी लेना शुरू कर चुका था। अब वीर अपने आप को ईश्वरी से कम न समझता था। अपने आप को खुद भी एक जागीरदार जमींदार वहाँ समझने लगा। अब तो सोने के वक्त अगर उसका बिस्तर नहीं लगा तो नाराज़ हो जाता था। रात के पहर अगर लालटेन नहीं जला, हालांकि लालटेन सामने पड़ा है, दिया सलाई भी सामने पड़ी हुई है, लेकिन कुंवर साहब हैं। घर के अंदर से लेकर बाहर तक उनका नाम प्रचलित हो गया था कि महात्मा गांधी के भक्त कुंवर साहब, 2.5 लाख की रियासतों वाले भाई मेहमान थे और कुंवर साहब थे। तो उनकी खातिरदारी में अब थोड़ी भी कमी होती थी तो वीर नाराज़ हो जाया करते थे। एक दिन तो ऐसा ही हुआ। सोने का वक्त था, आंखों में नींद भरी हुई है, लेकिन बिस्तर पलट कर बिछाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। हमेशा खातिरदारी के लिए कुछ न कुछ उनके आसपास नौकर चाहिए। जब वो महरा आया बिस्तर बिछाने वाला, इन्होंने ज़ोर से उसको डांट लगाई। एक दिन ऐसे ही लालटेन नहीं जल रहा था, रात के पहर रियासत अली के ऊपर चिल्ला बैठे, सबकी हड्डियां कांपने लगी। और दिन पर दिन इस तरह से गुजरते गए। नदी का सैर सपाटा करने में चला जा रहा है, पहलवानों की कुश्तियाँ देखने में चली जा रही है, अंडों का ऑमलेट बना बना कर खाने में इन लोगों का समय गुजरता था और तरह तरह के सैर सपाटे इधर उधर इनका समय गुजरता गया। वीर डींगे हाँकने में भी कम नहीं था। एक बार एक ठाकुर जो कि जात का नाई था, वो आकर इसके पैर के पास बैठा वीर के और बातें कर रहा था। कहा कि सुने हैं साहब कि हमारे देश में स्वराज आने वाला है और आएगा तो सुने हैं कि ज़मींदारी लोगों की छीन ली जाएगी। वहाँ पर डींगे हाँकना शुरू कर दिया। कहता है हाँ सही कह रहे हो, ज़मींदारों को ज़मीन की ज़रूरत ही क्या है, स्वराज आएगा तो अपने आप ही सभी को दे देना पड़ेगा ज़मीन, और जो नहीं देंगे उनसे ज़मीन छीन ली जाएगी। ये बात सुनकर वो नाई बड़ा खुश होता है। थोड़ा मनचला था वो नाई, और उसने प्रार्थना किया कि हे गांधी जी के भक्त, मैं भी तो गांधी जी का भक्त हूँ, आप भी अगर हम ही को रख लेते अपने साथ, थोड़ी मैं आपकी सेवा सत्कार कर दिया करता और आप हमें अपने यहाँ रख लेते। डींगे हाँकना शुरू कर दिया। कहा कि बिल्कुल, जब स्वराज आ जाएगा, जब मेरे अख्तियार में आ जाएगा, मेरा हक बन जाएगा ज़मीनों पर, तो मैं सब कुछ बांट दूंगा मेरे कर्मचारियों में, और तुम्हें मैं गाड़ी का ड्राइविंग सिखवाऊंगा और सिखवा कर मेरा अपना व्यक्तिगत ड्राइवर बना लूँगा। यह सुनकर वो नाई बड़ा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वह भी नशे में आ जाता है। यह भी एक अपने आप में उदाहरण हो गया नशा का। घर जाता है, पत्नी की पिटाई भी करता है और उसके बाद अपने गांव के महाजन से भी लड़ बैठता है, उसे भी नशा आ जाता है।
खैर, अब हम लोगों के वापस लौटने का दिन नज़दीक आ गया। आने का इच्छा तो नहीं हो रहा था, लेकिन ईश्वरी और वीर दोनों ही तैयार हुए। आते वक्त जो इनकी टिकट थी वो कंफर्म्ड नहीं थी सेकंड क्लास की, बड़ी मुश्किल से थर्ड क्लास का टिकट मिला। जब स्टेशन पर आए तो आने के बाद डब्बे के अंदर तिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ थी, क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टियां बिताकर लोग अब वापस आ रहे थे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से इन लोगों को खिड़की के पास जगह मिलती है, सिकुड़ कर टेढ़ा मेढ़ा होकर लोग बैठ जाते हैं। ईश्वरी भी बैठा है और वीर भी बैठा है। वीर के आसपास कुछ अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की बड़ाइयाँ भी कर रहे हैं इंग्लिश गवर्नमेंट का, कि भाई अंग्रेजी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जिसके अंदर प्रजातंत्र है, सभी को समान हक मिलता है, कोई जागीरदारी नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, छोटा बड़ा, काला गोरा, ऊंच नीच सबको बराबर देखा जाता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं और सब लोग सुन भी रहे थे। तभी क्या होता है, एक गठरी लिए हुए एक व्यक्ति, गरीब आदमी, ईश्वरी के मुंह के पास पास बार बार उसकी गठरी आ जा रही है। सभी परेशान हैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ईश्वरी को गुस्सा आता है, इतने दिनों तक, सॉरी मैं गलती बोला, वीर को गुस्सा आता है और इतने दिनों से ईश्वरी के साथ रहकर नशे में, मादकता में अंधा हो गया था। वही अमीरी का नशा अभी तक था, ट्रेन में भी, और उसे इतना जोर गुस्सा आ जाता है वीर को कि वो उस आदमी को उठकर 2 तमाचे मार देता है ट्रेन के अंदर ही। फिर वो आदमी भी ज़बान लड़ा बैठता है, कहता है कि भाई मैंने भी किराया दिया है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मार क्यों रहे हो भाई। इसके बाद सारे के सारे जो यात्री हैं वो सब एक के बाद एक शब्दों का प्रहार करना शुरू कर देते हैं वीर के ऊपर। सारे नाराज़ हो जाते हैं कि भाई इतनी ही गर्मी है तो कहीं फर्स्ट क्लास में जाओ ना। कोई कहता है कि अगर हमें मारा होता तो हम भी पीट दिए होते। इस तरह की बातें करने लगते हैं। उस आदमी को जब जवाब सवाल करता है वो गरीब आदमी, तो वीर उठकर उसको 2-3 तमाचे और मार देता है। इस बात पर जोर से नाराज़ होकर के ईश्वरी उसको औकात दिखाता है और इंग्लिश में बोलता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। उसे डांटता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कर रहे हो वीर। यह सुनने के बाद तब जा कर के वीर का जो दौलत का नशा है वो उतरता है और धीरे धीरे वो फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसे बार बार सुनिएगा और उसके बाद चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में भी जान लें। बंझा, बंझा का तात्पर्य बांझ, बांझ। लचर, लचर दलीलें, लचर का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर दलीलें। इसके बाद सौहार्द, सौहार्द का मीनिंग सद्भाव, यानी सद्भावना का सद्भाव। इसके बाद ऐश्वर्य, तो आप लोग जानते होंगे, ऐश्वर्य यानी जिसमें ईश्वरता रहता है उसे बोलते हैं ऐश्वर्य। इसके बाद मुआवला, मुआवला का मतलब विवाद, मुआवला मतलब विवाद। जहीन है, मेहनती और जहीन है, जहीन का तात्पर्य समझदार, समझदार। आसामियाँ, आसामियों को बोलते हैं, आसाम में रहने वालों को नहीं, आसामी मतलब घर में कामकाज करने वालों को आसामी कहते हैं। इसके बाद खान सामो, खान सामा का मतलब होता है रसोइया। इकराम, इकराम का मतलब बख्शीश। और उसके बाद फिर ये मैंने मार्क करके रखा है जो जो डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती है वर्ड्स में, जैसे शहसवार, मैं शहसवार नहीं हूँ, ये पेज नंबर 85 में है। शहसवार मतलब कुशल घुड़सवार, उसे कहते हैं शहसवार। मिर्जई एक तरह का कपड़ा होता है, आपने देखा होगा कि उसको इस तरफ से ले आकर फिर इधर से कोट की तरह बंद करके, फीते से बंद करके, मिर्जई डांडिया खेलते वक्त जो पहना जाता है मिर्जई, कमर तक ही होता है। और चमरौधे जूते, चमरौधे जूते मतलब चमड़े का बना हुआ देसी जूता, उसको बोलते हैं चमरौधा जूता। और डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है शायद आपको पोतड़ों का रईस, पोतड़ों का मतलब ख़ानदानी रईस, ख़ानदानी, पोतड़ों का रईस। मुटमर्दी, मुटमर्दी का मतलब आप बोल सकते हो हरामखोरी, हरामखोरी, उसे मुटमर्दी बोल सकते हो। पेज नंबर 85 में था ये। उसके बाद 86 में, 86 का ऊपर का पहला पैराग्राफ में लास्ट लाइन, बट्टा, बट्टा का तात्पर्य घाटा, बट्टा मतलब घाटा। और उसके बाद एक वर्ड है दैव योग, दैव योग का मतलब इत्तफाक। नदारद, नदारद का मतलब गायब। सुराज एक वर्ड है, सुराज वो एक्चुअली में दिखाया गया है कि वो ठाकुर बहुत ही अनपढ़ था, तो सुराज मतलब वो स्वराज को बोलता है, सुराज। और हिबा, पेज नंबर 87 में है हिबा, हिबा मतलब दान, दान कर देना। और डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे लगता है और तो कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं डिफ़िकल्टी है, और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बार बार इसे सुनिए और पढ़िए। थैंक यू बच्चों।